वेलकम टू द लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट्स, हम पहले क्या करेंगे, अपने पिछले लेक्चर में करीब कैप करेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच अ कंट्री इज़ गवर्नड। तो हमने ये सब चीज़ें पिछले लेक्चर में हमने एक्सप्लेन की थी, और हमने ये भी पढ़ा था कि ऑलमोस्ट हर एक कंट्री का अपने कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और हम उसके रीजंस डिस्कस कर रहे थे। तो हम पहला रीज़न डिस्कस कर चुके थे। इसमें पहले रीज़न में ये बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैसी है किसी कंट्री में, और पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। तो हमने टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स पे 3 पढ़ी थी: मोनार्कीज, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। अब हम सेकेंड रूल पे प्रोसीड करते हैं। अब हम सेकेंड रीज़न पे प्रोसीड करते हैं कि सेकेंड रीज़न क्या है किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होने का। एक कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल अलॉन्ग विच अ कंट्री इज़ टू बी गवर्नड। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिद्धांत बनाता है, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है कि उनको मद्देनज़र रखते हुए हमारी कंट्री को गवर्न किया जाएगा, और जितने भी रूल्स और लॉज बनेंगे वो भी इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही बनेंगे। द लॉज दैट आर मेड इन अ कंट्री मस्ट अबाइड बाई दीज प्रिंसिपल्स और फॉलो द स्पिरिट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने ये चीज़ अभी पढ़ी कि जितने भी लॉज एक कंट्री में बनेंगे उनको पालन करना होगा उन सिद्धांतों का, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन का भी जितने भी लॉज बनेंगे उन वो प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही बनेंगे, यानी उनको स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को बनाए रखना होगा कंट्री में। दिस सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डेंजर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल राइजिंग टू पावर एंड मेकिंग लॉज टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। अब हमारी कंट्री का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमारी कंट्री में एक डेमोक्रेसी सेटअप हो गई है। अब डेमोक्रेसी में हमने पढ़ा था कि सोर्स ऑफ पावर जो है वो पीपल होते हैं। तो सोर्स ऑफ पावर पीपल है, सब कुछ पीपल के हाथ में है। अब पीपल, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर स्टेट के लोगों के हाथ में पावर है, पूरी कंट्री के जितने भी सिटीजन्स हैं उन सब के हाथ में पावर है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने की। तो यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप उभर कर उसे पावर नहीं मिल सकती है, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को ऐसे ही पावर नहीं मिल सकती है। उसके लिए हमारे प्रॉपर इलेक्शंस वगैरह होते हैं। तो यहाँ इस लाइन का मतलब है कि अगर हमारे कंट्री में कोई कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो चीज़ ख़त्म कर देती है कि कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो पावर में आ जाएगा, मोनार्की या डिक्टेटरशिप टाइप से। सेकेंड रीज़न, a constitution lays down the power of different organs of the government and provides measures so that these powers may not be misused। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स जो है गवर्नमेंट के, उनकी पावर बताता है, उनका रेंज बताता है कि जैसे हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स क्या क्या हैं। हमारे 3 ऑर्गन्स हैं हमारे गवर्नमेंट के: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव का काम लॉ मेकिंग तक है, वो लॉ मेकिंग करती है। एग्जीक्यूटिव का काम लॉ एग्जीक्यूशन तक है। जुडिशरी का काम कहाँ तक है? जहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट्स या फिर डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं तो उनको रिजॉल्व करने के लिए जुडिशरी है। जुडिशरी लेजिस्लेटिव का काम नहीं कर सकती, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का काम नहीं कर सकती, और एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी का काम नहीं कर सकती। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबकी पावर्स को डिफ़ाइन किया है कि किसकी पावर कहाँ तक है, कौन क्या काम करेगा, कौन क्या काम नहीं कर सकता है, और अगर कोई अपनी एक्सट्रीम पावर्स को मिसयूज़ करता है तो उसके लिए सज़ा क्या है, उसके लिए क्या प्रोविज़न होना चाहिए। तो वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। इट सेट्स आउट द राइट्स दैट द पीपल एंजॉय एंड प्रोवाइड मेजर्स फॉर सेफ गार्डिंग और प्रोटेक्टिंग दीज राइट्स। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक बेसिक राइट्स देता है जिसके बेसिस पे एक इंसान अपनी ज़िंदगी जीता है। ये जितने भी राइट्स होते हैं ये हमें बाय बर्थ मिलते हैं। जो भी इंसान इंडिया की धरती पे जन्म लेगा उसे बाय बर्थ ये राइट्स मिलेंगे। उन राइट्स को कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो हर इंसान के अपने राइट्स होते हैं, उनको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है, उन्हें कोई छीन नहीं सकता है। तो ये जो हमने फंडामेंटल राइट्स वाला जो आइडिया है ये कहाँ से आया है? ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक्सट्रैक्ट किया है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड पार्ट है उसमें 12 to 35 आर्टिकल्स में हमारे फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है। That means it spells out the steps that an individual or group may take if their rights are taken away by the others, including the state। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट भी देता है कि आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए जब आपके राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं।
जब आपसे कोई आपके राइट्स छीन रहा है, तो क्या-क्या एक्शंस हैं जो आप ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय अ बॉडी ऑफ 299 पीपल नॉन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान जो है वो 299 लोगों ने बनाया, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कहते हैं। पहले जब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तो उससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कंबाइन करके 389 लोग थे। लेकिन जैसे हमारा इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो 389 में से सिर्फ 299 जो मेंबर्स थे वो इंडिया के बच गए, और जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल हो गए। तो जो जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 लोग थे, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्हें फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, और वो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी थे। These learned men and women from different political parties and walks of life were elected by the people who entrusted them with the task of framing a constitution that would take care of the interests of all sections of the country. अब लर्नड मेन एंड वेमेन का मतलब क्या है कि एक्सपीरियंस्ड जितने भी लोग थे, जितने भी मेन एंड वेमेन थे जिन्होंने संघर्ष किया है अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, जिन्होंने ब्रिटिश रेजिम में रहकर देखा, और जिन्हें लगता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री की कितनी नीड है हमारी कंट्री में, तो उन लोगों को लोगों ने चुन लिया और उन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम सौंप दिया गया। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना एक आसान काम नहीं था। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की बारी आई, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखने का था वो क्या था कि जितने जो जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज और रूल्स होंगे, उन दे शुड टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द कंट्री। जितने भी हमारी कंट्री में जितने भी सेक्शंस हैं जो बैकवर्ड कास्ट है, जो मतलब जो जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं, जो हमारे जितने भी पुअर सेक्शंस हैं हमारी कंट्री के, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए रूल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई रूल किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल के लिए फेवरेबल है तो दूसरे सेक्शन के लिए वो अनफेवरेबल हो। सबके लिए फेवरेबल होना चाहिए, सबके हित में उसको बनाना होगा। डिस्पाइट द डिफरेंसेस इन द बैकग्राउंड, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर ऑल नेशनलिस्ट। जितने भी मेंबर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो सब उन सब का बैकग्राउंड अलग था। कोई पंजाब से था, कोई वेस्ट बंगाल से, कोई कर्नाटक से, कोई कहीं से, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंट्री से वो लोग थे। उनका सबका बैकग्राउंड अलग था, लेकिन उनकी नेशनलिटी एक थी। वो सब नेशनलिस्ट थे। नेशनलिस्ट वो लोग होते हैं जो अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, कोई सोशल रिफॉर्म लाने के लिए काम करते हैं। तो जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग थे वो सब नेशनलिस्ट थे, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड स्टेटस था वो सबका अलग था। तो बैकग्राउंड स्टेटस सबका अलग होते हुए भी सब क्या थे, अपनी यूनिटी, अपना जो नेशनलिज्म जो शो कर रहे थे वो एक ही कंट्री के टुवर्ड्स शो कर रहे थे, वो था इंडिया। दे लर्नड from India's long struggle for independence against the British that if a country had to progress, the people had to be involved in its governance. तो उन्होंने कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करते करते ये पता चल गया था उन सबको, इन्होंने ये सीख लिया था कि कंट्री को प्रोग्रेस में लाने के लिए, कंट्री की प्रोग्रेस कराने के लिए, एक कंट्री को एफिशिएंटली स्मूथली चलाने के लिए हमें लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा जितने भी हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस हैं। They borrowed ideas from the constitutions of other democratic countries, keeping in mind the special needs of the Indian people. अब हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा जो सोशल और जो हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस था वो डाइवर्स भी था और एडवर्स भी था। डाइवर्स और एडवर्स का मतलब क्या है? डाइवर्स यानी उस सिचुएशन में हमारी जैसी सिचुएशन थी वैसी सिचुएशन किसी और कंट्री की नहीं थी। एडवर्स का मतलब है बहुत बुरी कंडीशन थी हमारे यहाँ पर। जितने ब्रिटिशर्स ने हमारे जितने भी इकोनॉमिकल रिसोर्सेज थे उन सबको बुरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया गया था।
तो हमारी यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिकल सिचुएशन जो थी वो डाइवर्स भी थी, एडवर्स भी थी। तो इंडियन लोगों की एक स्पेशल नीड थी, डेमोक्रेटिक कंट्री भी की होते हुए भी उनकी एक स्पेशल नीड थी। तो उन स्पेशल नीड्स को देखते हुए ये माना गया कि हम अगर दूसरी कंट्री से उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हमने यूएसए से अपने फंडामेंटल राइट्स की जो आइडिया है उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ऐसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कलेक्शन है बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज़ का। As Jawaharlal Nehru said, while addressing the Constituent Assembly, the aim was to build a nation. तो जवाहरलाल नेहरू ने हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एड्रेस करते हुए कहा दैट द एम वाज टू बिल्ड अ नेशन। हमारा एम ऐसे नेशन को बिल्ड करना है जहाँ पर जितने भी पावर और अथॉरिटी है वो लोगों के पास हो, that would secure justice, equality, and freedom of all its citizens, irrespective of religion, caste, and sex. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जस्टिस को सिक्योर करता हुआ, जस्टिस यानी जितनी भी हमारी फेयर चीज़ों को सिक्योर करना, इम्पार्शियल होना चाहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी होनी चाहिए। जो रूल्स और लॉज बनाए जाएंगे वो एक गरीब इंसान के लिए भी रूल्स और लॉज वही रहेंगे और एक अमीर इंसान के लिए भी वही रहेंगे। फ्रीडम होनी चाहिए, सभी सिटीजन्स की फ्रीडम होनी चाहिए, अपनी जो वो बेसिक फ्रीडम होती है वो सभी सिटीजन्स की होनी चाहिए कि रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इन विच द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ एंड द बैकवर्ड क्लासेस वुड बी सेफ गार्डेड। लेकिन सब इक्वालिटी होते हुए भी हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, माइनॉरिटीज़ जो लोग कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जो लोगों की संख्या कम है वो माइनॉरिटीज़ होती हैं। बैकवर्ड क्लासेस यानी जो पिछड़ी हुई जो जातियां हैं उनको उभार कर लाने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए जो है उनके राइट्स को सेफ गार्ड किया जाएगा, यानी उनको स्पेशल प्रिविलेज भी दिया जाएगा। दैट वुड स्ट्राइव टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द मासेस हु वर लिविंग इन अटर पॉवर्टी। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि हमारे मासेस की जो कंडीशन है वो उसे इम्प्रूव कर दे, उन मासेस को इनकरेज कर दे। और जो लोग अटर पोवर्टी यानी एक्सट्रीम पोवर्टी में जो अपना जीवन गुजार रहे हैं उनकी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा लिफ्ट अप किया जाए। दैट वुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रमोशन ऑफ द वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जो वर्ल्ड पीस को प्रमोट करता हुआ होना चाहिए, शांति को प्रमोट करता हुआ होना चाहिए, और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड यानी जो मैनकाइंड का मतलब होता है मानव जाति के हित में होना चाहिए। इट टुक द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 165 सेशंस, यानी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 165 सेशंस लेकर बनाया, स्प्रेड ओवर ऑलमोस्ट 3 ईयर्स, यानी लगभग 3 साल में। जो हमारी एग्जैक्ट जो ड्यूरेशन है वो है 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, यानी लगभग 3 साल। टू शेप द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, 165 सेशंस, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए हमारे पूरे वर्ल्ड के लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। The members displayed an extraordinary sense of unity and took care to include the points of view. तो यानी हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे उनके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, सब ने एक सेंस ऑफ यूनिटी बनाकर रखी एक दूसरे के बीच में और अपनी कंट्री के हित में काम किया। जितने भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनको इंक्लूड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, सबकी सारे सेक्शंस की, सारी माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड क्लासेस के जितने भी हमारे इमोशंस और फीलिंग्स हैं उनको केयर किया, उनको लिफ्ट अप किया, उनके जो अटर पोवर्टी में अपना जीवन गुजार रहे थे उनके इनकरेजमेंट के लिए काम किया।